लेकिन क्लास आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। ये जो है ना, मैं आपको बताती हूँ किन टॉपिक्स में से ये हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में से। उसमें है वैक्सीन, उसमें है एंटीबायोटिक्स, उसके साथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटर्स। रेस्पिरेटर की जगह पर हम रेस्पिरेशंस पढ़ेंगे। एक्चुअली रेस्पिरेटर्स वो होते हैं ना जो सांस लेते हैं। तो ये आज के लेक्चर में होगा। वैक्सीनेशन में सबसे पहले वैक्सीन इज़ अ डेड जर्म विच इज़ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज़ एंड मेक्स अ पर्सन इम्यून फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट जर्म। मतलब वैक्सीन एक इस तरह का डेड जर्म है जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। किस लिए इंजेक्ट किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करता है। द मेक द पर्सन इम्यून फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट जर्म, उस जर्म से बचाने के लिए उसे। The procedure of development and inoculations of vaccine into the body is called the vaccinations. And the development of the immunity in the body as a result of the vaccinations of the live germs is called the immunizations. मतलब इस immunity को produce करना body के अंदर after vaccine वो immunization कहलाता है. Vaccine used against a disease. Many diseases like polio, whooping cough, काली खांसी जो होती है, measles, mumps, etc. are controlled by the vaccinations or shots. डिस्कवर किसने किया वैक्सीन? एडवर्ड जेनर फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796. द काउपॉक्स is known as a vacca. The vacca is a Latin word. It means a cow. The term vaccinations evolved from the word vacca. मतलब यही वैक्सीनेशन की जो टर्म है वैका से इवॉल्व की है. Uses or importance of the vaccines. After that vaccinations or inoculations is carried out, it makes the people immune from the viral and the bacterial epidemics. मतलब जो वायरल डिजीज होते हैं उनसे बचा देते हैं. आजकल आप कोविड का देख रहे होंगे. कोविड के लिए तो वैक्सीन बनाई गई है जो कि हमें इस तरह के जो वायरसेस हैं उनसे बचाती हैं. The individuals are vaccinated at early life for some diseases. It makes them immune to those diseases. बचपन में ही लगा दी जाती हैं वैक्सीन्स जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं डिजीज़ से लाइफ टाइम के लिए. इट इज़ क्लेम्ड दैट द वैक्सीन हैज़ टोटली एलिमिनेटेड स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड. मतलब जो है ये स्मॉल पॉक्स का वर्ल्ड से ही खात्मा कर लिया इन वैक्सीन से. Scientists are trying to develop the vaccine against other diseases. Even vaccines against AIDS is given to humans on experimental basis. Experimental basis पे भी AIDS के लिए वैक्सीन कर ली है लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया जाता है. अभी तक उसका कोई सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आए. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं हमारे पास? एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द पर्सन सिक विद डिजीज़. यानी कि जो पर्सन डिजीज़ में मुब्तला होता है तो उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. एंटीबायोटिक्स कैन किल द बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक्स आर यूज़फुल अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज़. लाइक हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हमें कफ हो जाती है, हमें फीवर हो जाता है, हमें डिफरेंट डिजीज़ बॉडी से रेलिवेंट हो जाती हैं. तो कहते हैं हमें हेडेक हो जाए, हमें बैकिक हो जाए तो उसमें वो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स ले लो, पेन किलर्स ले लो. दे आर गिवन ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स. ये तब तक इंसान के अंदर काम करते हैं जब तक जो है बैक्टीरिया अपनी रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करते. बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें तो एंटीबायोटिक्स अफेक्ट ही नहीं करती. उनको क्यों नहीं अफेक्ट करती? क्योंकि उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट. दैट्स वाई. उसके बाद ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डिफरेंट वायरसेस फंजाई से बनी हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं. सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स लाइक पेंसिलिन, लाइक लोवेस्टेटिन्स, लाइक ये हमारे पास साइक्लोस्फोरफिन होती हैं. ये मतलब डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है. एर्गोटिन, ग्रिस्फो ये भी एक एंटीबायोटिक ही है. कोफ्लिन्स होते हैं इनहिबिट द फंगल ग्रोथ के लिए. यहाँ तक हैं बस. Penicillins were the first antibiotics. It was discovered by the A. Fleming in 1928. Penicillins is obtained from the Penicillium notatum. उसके बाद है लेवास्टेटिन is used for lowering the blood cholesterol. Cyclosporin हमारे पास is obtained from the soil fungus. It is used in organ transplantations like kidney. It prevents the transplant rejections. Ergotin is used to relieve the headache by migraines. सर के दर्द से बचने के लिए जो है ना एर्गोटिन यूज़ होती है. ग्रिस्कोफिलिन्स इज़ यूज टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ से बचाने के लिए यूज़ होते हैं. ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ होती हैं जो फंजाई से बनती हैं. उसके बाद चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस
in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स शुगर ग्लूकोज बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। मतलब ये इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके लाइट एनर्जी को यानी कि सनलाइट को यूटिलाइज़ करके ग्लूकोज का बनाना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन होते हैं लाइट के साथ। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब कंबाइन होते हैं और जब सनलाइट इनको प्रोवाइड की जाती है तो हमारे पास ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो पौधे करते हैं, यानी कि शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी पुअर को और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके एनर्जी कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशंस। Carbon dioxide, water and light are the reactant in the photosynthesis. The glucose and the oxygen are produced by the photosynthesis. ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। वाटर इज़ यूज एज अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के तौर पर वाटर यूज़ होता है। जितना कितना डालते हैं वो सारा यूटिलाइज हो जाता है एंड रिलीज द प्रोडक्ट इन अदर रिएक्शंस। सो द वाटर अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन as there is no net yield of the water, so the equation can be simplified as follows। मतलब हमने 6 कार्बन मालिक्यूल्स यूज़ किए, 6 हमने वाटर मालिक्यूल्स यूज़ किए, उसको लाइट के साथ कन्वर्ट किया तो हमारे पास ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन मालिक्यूल्स बाहर निकल गए। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट। अब जितने डालें उतने के उतने बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नो येट यील्ड है कि जितने डाल रहे हैं उतने ही बाहर निकले। ऐसा तो नहीं है कि यूटिलाइज हो गए। द एग्जैक्टली अपोजिट द इक्वेशंस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशंस। द C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 6 कार्बन मालिक्यूल्स, 6 वाटर मालिक्यूल्स और एनर्जी बन जाएगी। फोटोसिंथेसिस uses the products of respirations and the respiration use the products of photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस यूज़ करती है रेस्पिरेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशंस प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशंस। क्या डिफरेंस होता है। फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, ये डिफरेंस होता है, और रेस्पिरेशन अकर्स एट द डे एंड द नाइट, बोथ टाइम्स में रेस्पिरेशन अकर होता है हमारे पास। उसके बाद है कंपनसेशन पॉइंट। The point when there is no net gas exchange between the leaves and the atmosphere is the dawn time and the dusk। मतलब जब ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम हो तब, और जब सुबह सादिक। क्यों कहते हैं आप सुबह सुबह वॉक करो, क्यों उस टाइम कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। और क्यों कहते हैं कि आप डस्ट के टाइम जो है प्लांट्स के पास ना जाए, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं। is called the compensation point. The leaf and the other actively metabolizing tissues respirates during the nights and that utilizes the oxygen and release the carbon dioxide. There is a low intensity of light at the dawn and the dusk, so there is a rate of the photosynthesis and the rate of the respiration becomes equal during that short period of time. Therefore, the amount of oxygen released from the photosynthesis is equal to the amount of used by the cellular। मतलब जितनी सी ये सेलुलर रेस्पिरेशन से बनती है वो और जितनी यूटिलाइज होती हैं वो दोनों एक ही अमाउंट में होती है। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द रेस्पिरेशंस ये C6O2 और यूटिलाइज बाय द फोटोसिंथेसिस आर एट द सेम अमाउंट। It is a compensation point. The rate of the photosynthesis increases with the increase in the intensity of light। जितनी ज़्यादा लाइट होगी, जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, उतने ही पौधे फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। Thus more is carbon dioxide is required. Thus carbon dioxide can only be supplied by the respiration. Similarly, the photosynthesis produces more oxygen than the need of the respirating cell. So there is no net release in the oxygen and the uptake of the carbon dioxide take place। तो ये सारा प्रोसेस, अब देखिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहा है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ की है उतनी इसमें रिलीज़ हो गया है, इतनी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है इतनी इसने यूटिलाइज़ कर लिया। तो मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंस है। बस एक डिफरेंस इनमें ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में होता है, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो रात और दिन दोनों में हो जाता है। इसी तरह डॉन डस्ट के टाइम ना रेस्पिरेशन होती है ना फोटोसिंथेसिस होती है, दोनों का इक्वल अमाउंट में फ़र्क हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशंस, फिर मैं आपको रेस्पिरेटर्स भी बताती हूँ वो क्या होता है। उसके बाद है रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेटर्स हम होते हैं ना जो सांस लेते हैं। हम रेस्पिरेशंस का प्रोसेस पढ़ते हैं क्या है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स। आप रेस्पिरेटर की डेफिनेशन लिख लेना खुद।
The breakdown of the complex carbon compounds and the release of the maximum usable energy within the cells are called the respiration. मतलब कम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो हमारे पास मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी होती है वो बाहर रिलीज कर देते हैं. ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. The living organisms need energy for their activities. This energy is provided within the cell by respirations. Respiration is a universal process. The term respiration is in the two ways. एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. जो एक्सटर्नल होती है वो एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. मतलब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इट इज़ मोस्ट फेमिलियर टर्म्स. Cellular respiration, the step-by-step breakdown of the C chain यानी कि कार्बन चेन molecules and the release of the energy within the cells और called the cellular respiration. ये पौधों के अंदर होती है cellular respiration. इसके अलावा हमारे पास दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है. एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो हम इसको पढ़ते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन. इट मे बी अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड्स. फर्मेंटेशन यहाँ तक पढ़ने की जरूरत है, इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. बोथ अल्कोहलिक एंड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड ओनली द 2% ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी. मतलब एक हमारे पास अल्कोहलिक होती है, एक लैक्टिक होती है. बोथ अल्कोहलिक और लैक्टिक में क्या होता है? वो कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और ओनली 2% ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में. दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशंस. द रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशंस. तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशंस कंप्लीट होती हैं. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़. एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने पढ़ा क्या है. ये देखें, ये हमने पढ़ा है वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटर्स. मैं आपको एक दफ़ा उसमें जूम मीटिंग में बता दूँगी कि हमने कौन कौन से लेक्चर्स पढ़ लिए हैं. अल्लाह हाफिज़.